के लिए वेट कर लो, वहीं से जाके नहीं तो पता नहीं खेलेंगे। हम्म ये टेल देम टू गेट ऑनलाइन क्विकली। ओके बेटे, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। कल क्या चीज हमने टीक्यूएम में पढ़ी थी? कल हमने टीक्यूएम के प्लेयर्स पढ़े थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 72 है मेरे पास, 8th एडिशन में, कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले आपने जो मेरे साथ पढ़े थे वो थे प्रिंसिपल्स या एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट। वो प्रिंसिपल्स थे, असूल। अब है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो उसके
अ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, a comprehensive quality management plan. A quality management plan is a systematic multidisciplinary approach. This plan identifies processes and systems that represent the goals and mission of the organization, identifies customers and specifies opportunities of improvement. So comprehensive quality management system क्या है? ये एक ऐसा quality management plan है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इसलिए है बेटे मेरा नेट साइमा इस वक्त कनेक्टेड है और अगर वो पीछे से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती. आई एम द टीचर बेटे, नॉट द डेटा एंट्री or the network solver. If something is having issues from the backside, I'm having the best connection, which is Jazz. What else I can do about it? This is what I can do. The best connection I'm having, if it's still not working, not my problem. ठीक है, प्लीज कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान की तरफ जा रहे हैं. किसी भी सिस्टम की तरह बेटे कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जिसमें के डिजाइन आएगा, वो मेजर करेगा, असेस करेगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को. अगर वो ओवरऑल और क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट हर सिस्टम में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, मैनेजमेंट में चाहिए, कंस्ट्रक्शन में चाहिए, प्रोसेस में चाहिए, सो इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग. ठीक है, उसके बाद है बेटे क्रिटिकल पैथ्स आर एग्जांपल ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान. क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हम प्लान बनाते हैं उसकी एक एग्जांपल में क्रिटिकल पाथ आते हैं. ये क्रिटिकल पाथ्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पाथ्स आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड आउटकम्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. क्रिटिकल पाथ जो हैं वो मैनेजमेंट प्लान की एक एग्जांपल हैं. इसमें हम पेज नंबर 72 है बेटे मेरे पास. अगर तुम्हारा एडिशन चेंज है तो पेज नंबर चेंज होगा. अब मेरे पास यहाँ पे है क्रिटिकल पैथ्स आ जाते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जो मैंने प्लान लगाया है वो इतने टाइम फ्रेम में उसका क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा. और वेरिएंसेस यानी टेंथ जिनके पास है कि पेज नंबर क्या है, 8th एडिशन में 72 है. कंपोनेंट्स मैं पढ़ा रही हूँ और प्लीज ये पहला वाला कंपोनेंट पूरा पढ़ लो. एनी क्वेश्चन आस्क मी हियर, फिर मैं अगले की तरफ चलती हूँ. यू हैव लाइक 3 to 4 minutes टू रीड इट आउट.
बेटे आपने रीड कर लिया है। बेटे आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम लोग लेट साइन इन करती हो और फिर पूछती हो कि आवाज क्यों नहीं आ रही। मैंने सेल्फ स्टडी का टाइम दिया हुआ है पहला पढ़ने के लिए। मैं गेम खेल रहा था, एक बार डिस्कनेक्ट और उसके बाद से एक सेकंड। बेटे आवाज आ रही है? सेकंड स्टेप में पढ़ने लगी हूँ, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर बेंचमार्किंग। आवाज आ रही है तो रिप्लाई मी सो आई कैन गो अहेड। ओके बेटे, अगला हमारे पास है सेट स्टैंडर्ड फॉर बेंचमार्किंग। बेटे बेंचमार्क एक वो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी प्रोसेस को मीट करने के लिए हम एस्टैब्लिश करते हैं। हम कहते हैं कि जी इस प्रोसेस की तरक्की में हमने ये इसका बेंचमार्क रख दिया, यानी इसको यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हम यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड को पढ़ने लगे हैं कि ये बेंचमार्किंग या ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यूज करते हैं। Standards are written statements that define a level of performance or a set of conditions determined to be acceptable by some authorities. Standards relate to three major dimensions of quality care, which is structure, process and outcome. ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स। एक रिटन स्टेटमेंट लिख दी जाती है जो कि किसी भी परफॉर्मेंस की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो मिनिमम स्टैंडर्ड है जो किसी भी प्रोसेस ने मीट करना है। उस मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए स्टैंडर्ड की हम एक रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं। वो रिटन स्टेटमेंट बताती है कि रादर इट्स अ हिट और इट्स अ टोटली वेस्टेड आइडिया। ठीक है, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है और उस स्टैंडर्ड को क्वालिटी केयर में असेस करने के लिए हम तीन डायमेंशंस पे स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, स्ट्रक्चर पे, प्रोसेस पे और स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स relate to the physical environment, organization and management of an organization. स्ट्रक्चर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो तुम टच कर सको। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट होगी उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे वो स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की होगी और मैनेजमेंट के लिए कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स आर दोस कनेक्टेड विद द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ केयर। ठीक है, स्ट्रक्चर वो था जो फिजिकल उसकी एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड थे, प्रोसेस वो थे जो हम डिलीवरी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और फिर लास्ट हमारे पास आउटकम स्टैंडर्ड्स हैं कि वो रिजल्ट्स के लिए हमने लगाए हैं कि ऐसा रिजल्ट आएगा तो जी आउटकम मीट हो गया है और ये जो है वो फुलफिल कर
केयर के हर स्टेप के लिए हम एक स्टैंडर्ड लगा देते हैं, और उस सिस्टम को पास करने के लिए, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो आउटकम हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, हर एक का हम अलग से स्टैंडर्ड लगा देते हैं, और हर एक इवेंट को पास होने के लिए अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है स्टैंडर्ड का, वो पूरा करना पड़ता है। आगे चलती हूं मैं इंडिकेटर पे। ये इंडिकेटर का काम क्या है? An indicator is a tool used to measure the performance of structure, process, and outcome standards. It is measurable, objective, and based on current knowledge. Once the indicators are identified, benchmarking or comparing performance using qualities indicators, ठीक है, across institutions or disciplines is the key to quality improvement. इंडिकेटर एक वो मिनिमम जो है तुम्हारे पास टूल है, एक ऐसा टूल है जो कि तुमने स्टैंडर्ड लगाए हुए हैं प्रोसेस के और स्ट्रक्चर के और आउटकम के। उन सारे स्ट्रक्चर और प्रोसेस और आउटकम के स्टैंडर्ड्स को मेजर करेगा ये इंडिकेटर, ठीक है। ये इंडिकेटर उसको मेजर करेगा, ये उसको जो उसकी मेजरेबल क्वांटिफाइबल होगा, यानी क्वांटिटी इसकी पता चलेगी कि इंडिकेटर ने अपना कितना टास्क जो है वो पूरा किया है। अपना काम कर देगा, फिर हम इसको एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे कि जो हमने पहले अचीव की थी, अब जो हमारा पहले स्टैंडर्ड था ये उससे ऊपर है, उससे नीचे है, या उसको अचीव कर गया है। यहाँ तक समझ आ गई है सारी? 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट के लिए मैं खामोश रहूंगी, इसको रीड आउट करो प्लीज। ठीक है बेटे, यहां तक सेकंड हेडिंग खत्म हो गई है। रीड इट आउट प्लीज। बेटे सेकंड हेडिंग की समझ आ गई है? थैंक यू, प्लीज इसको रीड आउट करो। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर आगे चलती हूँ मैं।
जी बेटे 5 मिनट हो गए हैं, पढ़ लिया आपने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? इज इट क्लियर? कैन यू हेयर मी बेटे? आवाज आ रही है? ये जो रीड आउट करने के लिए कहा था वो रीड कर लिया तुमने? ओके बेटे, मैं अगली हेडिंग की तरफ चलती हूँ, विच इज परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट on their performance. This feedback is essential for employees to be professionally accountable. आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हर एम्प्लॉय को अप्रेजल मिलता है। अप्रेजल का मतलब तरक्की मिलती है, यानी जिसने जैसा परफॉर्म किया है उस हिसाब से उसको अप्रेजल दी जाएगी। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो गुड अप्रेजल होगा। और जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उन्हें पता लग सके कि वो परफेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ नीड फॉर ग्रुप्स टू असेस, एनालाइज एंड इम्प्रूव देयर ऑन परफॉर्मेंस। पेयर रिव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा डिसिप्लिनरी असेसमेंट। अब बेटे बहुत जरूरी है कि जो हमें फोकस हम कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट और असेसमेंट के लिए, वो इंटर डिसिप्लिनरी भी हो और इंट्रा डिसिप्लिनरी भी। इंट्रा डिसिप्लिनरी किसी भी डिसिप्लिन के अंदर लोग अपने आप को और अपने सिस्टम्स को इवेल्युएट किया जाएगा। जो इंट्रा डिसिप्लिनरी है उसमें पेयर रिव्यू उसकी एग्जांपल है। पेयर रिव्यू का मतलब यह है कि आपके साथी, आपके साथ काम करने वाले आपको आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जज करते हैं और बताते हैं कि क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं और वेदर यू आर परफॉर्मिंग वेल और यू नीड टू इम्प्रूव मोर। ठीक है, ये हमारी इंट्रा डिसिप्लिनरी असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद है इंटर डिसिप्लिनरी असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। कि मुझे यहाँ टाइप करके बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। यू हैव अ कपल ऑफ मिनट्स टू डू इट। पहला मैंने बताया, अब तक सारा मैंने बताया। ये लास्ट जो इसका कंपोनेंट है, यू हैव टू राइट इट डाउन हियर कि इसका क्या मतलब है। रीड इट आउट एंड लेट मी नो बाय टाइपिंग इट हियर।
जी बेटे बताइए, आपने पढ़ लिया है, क्या मतलब है इसका? राइट इट डाउन हेयर। बताइए इस लास्ट हेडिंग का क्या मतलब है? जी बेटे, खुशनसीबा इज राइट अप टू सम एक्सटेंट। वो ये कह रहा है कि अब इंटरडिसिप्लिनरी में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ये तो तुमने पहली लाइन का खुलासा कर दिया ना, मेन एक चीज मिस कर दी, बट वेरी गुड, स्टिल यू ट्राइड, नॉट लाइक रेस्ट ऑफ यू हु आर नॉट इवन ट्राइंग। के हमारे पास क्वालिटी केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन हो, कोलैबोरेशन हो और कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन हो, ओवरऑल कॉन्टिन्यू। ठीक है बेटे, यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक सारा खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आस्क मी हियर, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, नहीं तो बेटे मैंने एंड में ये बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोलैबोरेशन के साथ, मेंबर्स कम्युनिकेशन के साथ पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसबैंड डिपार्टमेंटल क्वालिटी फंक्शन, इसका मतलब यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जितने भी क्वालिटी फंक्शन
मरियम, मैंने एंड में बेटे ये रिपीट किया कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से काम करना इसलिए जरूरी है कि अगर हर कोई अपने डिपार्टमेंट का फंक्शन दूसरे डिपार्टमेंट से सेपरेट या सेग्रीगेट कर देगा तो ओवरऑल जो कॉन्टिन्यूअस लिए आप क्लियर है बेटे? मरियम, अगर अभी तुम्हें नहीं समझ आई या अगर किसी वजह से तुम्हें आवाज नहीं पहुंची, लेट मी नो, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ओके बेटे, मैंने तुम लोगों को ये कहा है कि बहुत जरूरी है कि सारे डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइंट कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के साथ काम करें। अगर वो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे और डिपार्टमेंटल सेग्रीगेशन रहेगी, यानी हर डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ये चल उस तरफ से निकलना बाय बाय। जी बेटे, अब क्लियर हुआ है? अब समझ आ गया है?
ओके बेटे, अब मैं नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवाती हूँ। उसको स्टार्ट करवाने से पहले लेट मी चेंज द इंटरनेट कनेक्शन अगेन। मैं किसी और नेटवर्क पे स्विच करती हूँ, मे बी वहां से तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाए। ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स एंड चेंज द इंटरनेट। साइमा, अब आ रही है आवाज बेटे? बेटे, कैन यू हेयर मी नाउ? Okay, okay, thank you बेटे। Give me please 5 minutes and let me switch to another network. Let's see कि उससे तुम्हें मसला तुम्हारा सॉल्व होता है कि नहीं। Give me 5 minutes, ठीक है? तब तक ये जो मैंने पढ़ाया इसको रिपीट कर लो।
जी बेटे अब आवाज आ रही है, मैंने नेट कनेक्शन चेंज किया है, लेट्स सी अगर ये काम करता है ठीक से तो। कैन यू हेयर मी क्लियरली नाउ बेटे? ठीक है बेटे, प्लीज फिर एक काम और कर लें, बच्चियों के मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस अलहदा से आ रहे हैं कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज की ब्रेक दे दें। आप नमाज की ब्रेक भी साथ ले लें, तकरीबन 10 मिनट में आई गेस आप लोग पढ़ लोगे बेटे वजू करके। क्विकली अपनी नमाज पढ़ लो। 5:06 हो रहे हैं, 5:15 या 16 मिनट पे मैं दोबारा रिज्यूम करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 5:20 तक करके उसको वाइंड अप कर लो। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी से पढ़ के तो वापस आ जाओ। 5:20 पे हम रिज्यूम करेंगे। ओके बेटे ठीक है, ओके ग्रेट। प्लीज टेक योर नमाज ब्रेक, आई विल रिज्यूम एट 5:20 बेटे। 5:20 पे मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, मीन वाइल टेक योर ब्रेक।